आवाज मेरी वेरी साफ आ गुड रही? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कपिल जी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे। कश्मीर इशू हो गया था, कश्मीर इशू के बाद और कौन सा पॉइंट हो गया था हम लोगों का? कल क्या पढ़ा था? इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक। क्लियर था ना वो? हाँ हाँ। ठीक है, आज आगे चलेंगे और फिनिश करेंगे इसको। सर क्रीक। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पवन जी। तो सर हम अभी तो लोग ये शुरू कर रहे हैं बस सेगमेंट। बस 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 शुरू अभी अभी बस ये लिखा है, मैंने कुछ पढ़ा है नहीं। ठीक है। ओके। सरक्रीक विवाद, सरक्रीक कहाँ पर है बेसिकली? तो ये भी बेसिकली जो सरक्रीक है ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा विवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा विवाद है। इसकी लोकेशन पहले एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर है सरक्रीक। कच्छ के, गुजरात में कच्छ। हाँ कच्छ के रण में है। अगर हम देखें, आपको मैप दिख रहा है? हाँ। तो अब ये कच्छ के रण में अगर देखिए तो ये गुजरात है। इसको हम लोग और फोकस करें तो ये जो पीले रंग की जो आपको रेखा दिखाई पड़ रही है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। और हम, ये पूरा इलाका जो है ये कच्छ का रण है, रण ऑफ कच्छ है। ठीक है। ये पूरा इलाका जो है वो कच्छ का रण है। और यहाँ पर गुजरात है, ऊपर ये सिंध प्रोविंस है। ये क्या है? ये सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का। और पहले भी इसको सिंध माना जाता, सिंध प्रांत है ये। जब विभाजन नहीं हुआ था तब भी ये सिंध का हिस्सा था, सिंध प्रोविंस था यहाँ पर। और अगर हम इसको जूम करें तो नीचे जब हम लोग यहाँ पर आएंगे ऊपर, तो ये देखिए, ये एक क्रीक है। ये क्रीक है, तट जो है वो कटा फटा हुआ है, और कटे फटे में जो ये दरारें बनी है इनको क्रीक बोला जाता है। जब ये और गहरी और चौड़ी हो जाती है तब ये बे बन जाती हैं। और ज्यादा बड़ी हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं गल्फ है। लेकिन ये छोटी सी ये है। और इसको हम अगर जूम करें तो आपको जो पीली रेखा गुजरती हुई दिखाई दे रही है, ये पीली रेखा इस क्रीक के बीच से गुजर रही है ना? ये क्या कर रही है? इस क्रीक के बीच से ये पीली रेखा गुजर रही है। गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है? जी सर। ठीक। ये जो इलाका है ये सरक्रीक का इलाका है। सरक्रीक बेसिकली एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनके नाम पर इसको सरक्रीक नाम रखा गया था। एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे अंग्रेजों के समय में, उनके नाम पर इसका नाम सर क्रीक रखा गया था। और ये बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जो इस सर क्रीक की जो वाटर बॉडी है जो 96 किलोमीटर लंबी है, इसके बीच से गुजर रही है। अब इसमें विवाद क्या है? विवाद ये है कि कई सारे इस एरिया में बॉर्डर को डिमार्केट करने की एग्रीमेंट 1914 में हुआ, 1925 में हुआ। ठीक है, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर भारत तो इस रेखा को मानता है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि भाई सीमा रेखा इस क्रीक के पूर्वी किनारे से होनी चाहिए, यानी कि यहां से होनी चाहिए ये। तो पाकिस्तान इसको सीमा मानता है और भारत किसको मानता है? इसको सीमा मानता है अकॉर्डिंग टू इंडिया। ये बॉर्डर है। और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ये बॉर्डर है। और यही भारत और पाकिस्तान के बीच में सरक्रीक का विवाद है। एक बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। क्लियर? इस पर काफी सारी बातचीत हुई, बायलैटरल टॉक्स भी हुई, और काफी सारा रास्ता निकालने की कोशिश की गई। लेकिन ये विवाद जो है ये आज तक बना हुआ है, और इस विवाद का कोई भी समाधान फिलहाल, अंतिम समाधान नहीं निकल पाया है। तो लोकेशन आपको ये क्लियर हो गई कि सरक्रीक कहाँ पर है, और बेसिकली क्या दोनों के बीच में जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो क्या है। क्लियर? बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर। जी ठीक है। सर। अब हम लोग इसको, इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बॉर्डर तो एक कॉमन होना चाहिए ना, अगर अलग अलग बॉर्डर हैं तभी तो विवाद है। हम कह रहे हैं हमारे घर का जो दरवाजा है वो यहाँ पर है, दूसरा कहता है दरवाजा यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, तो विवाद होगा। ठीक है ना? जब, चलिए
अब यहाँ पर हमको सरक्रीक में क्या क्या देखना है। पहली बात तो ज्योग्राफिकल लोकेशन हम लोगों को देखनी, जो हम लोगों ने अभी देखी, ठीक है। इसके बाद इसका जो ऐतिहासिक जो इसका परिप्रेक्ष्य है, कंटेक्स्ट है कि क्या क्या हुआ, वो देखना है। फिर दोनों देशों के बीच में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो देखनी है। इम्पोर्टेंस के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस विवाद के सुलझाने के लिए क्या क्या उपाय अभी तक किए गए, ठीक। तो बेसिकली सरक्रीक है क्या? सरक्रीक बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक भू सीमा या लैंड टेरिटरी डिस्प्यूट है, भू सीमा का विवाद है जो काफी समय से बना हुआ है। अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये भारत के गुजरात, इंडिया के गुजरात और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रोविंस है, उनके बीच में स्थित है एक क्रीक जिसका नाम है, एक ब्रिटिश ऑफिशियल सर क्रीक के नाम पर, जहां पर भारत के विभाजन के समय से ही सीमा संबंधी विवाद चला आ रहा है। अब इसकी अगर हम भौगोलिक यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन देखें, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाई, तो यहाँ पर बेसिकली ये कहाँ पड़ रही है, जैसा मैंने बताया गुजरात के कच्छ जिले, गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में है, ठीक। यहाँ पर जो तट है वो काफी कटा फटा है, जिससे कई छोटी छोटी खाड़ियां बनी हैं और जलधाराएं, या हम बोले बैक वाटर टाइप की चीजें यहाँ पर शामिल है। और ये बेसिकली एक दलदली क्षेत्र है, एक दलदली क्षेत्र है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, उसके लिए हमको थोड़ा सा हिस्टोरिकली पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। हिस्टोरिकली हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बढ़ा दूं ना आगे? जी सर। ठीक। हिस्टोरिकली जब हम लोग पीछे जाते हैं तो हम लोग शुरुआत करते हैं ब्रिटिश एरा से। ब्रिटिश एरा से शुरुआत करते हैं और 1869 का समय आता है। 1869 में यहाँ पर पहली बार ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा सीमांकन किया गया था। पहली बार ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा 1869 में यहाँ का सीमांकन किया गया था। और इस सीमांकन के बाद कच्छ के महाराज और जो सिंध के ब्रिटिश कमिश्नर थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक। लेकिन क्योंकि सरक्रीक का जो इलाका है, मैंने बताया दलदली है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कटा फटा है, कहीं पर खाड़ियां हैं, धाराएं निकली हुई हैं और दलदली। तो जब इस रीजन का यहाँ पर सीमांकन किया जा रहा था, तो सरक्रीक जहां पर ये हम लोगों ने अभी देखा, तो सरक्रीक इलाके में सीमा का स्पष्ट रूप से इसे डिफाइन नहीं किया गया, डिमार्केट नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि दलदली इलाका था।
लापरवाही करी होगी उन लोगों ने, या उन्होंने कहा दलदली इलाका है, यहाँ पर इतना सरदर्द क्या मोल लेना, क्योंकि उनको उस समय नहीं पता था 1869 में कि आने वाले कुछ दशकों के बाद यहाँ पर पाकिस्तान नाम का एक देश होगा जो यहाँ पर फिर समस्या क्रिएट करे। ठीक है, तो इसको परिभाषित नहीं किया गया इस समझौते में, जिससे क्या हुआ, ये एक विवाद की जड़ बन गया। ठीक है, 1869 के बाद 1914 में 1914 में एक मैप बनवाया गया। मैप बनवाया गया किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा इस इलाके का, इस इलाके का एक मैप बनवाया गया। और इस मैप में अभी हम लोगों ने देखा था ना, इस मैप में इस इलाके का मैप बनाया गया, और ये जो क्रीक है जिसका नाम सर क्रीक है, इसके बीच से एक सीमा रेखा खींची गई। जो इंटरनेशनल लॉ है सीमा रेखाओं सीमांकन के हिसाब से, वो ये कहता है कि अगर, अच्छा हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे देश के बीच में जो सीमा है वो अक्सर क्या है, नदियां डिसाइड करती हैं। जैसे अगर हम अमेरिका और मैक्सिको के बीच में देखें, साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे देशों को देखें, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा को देखें, तो वहां पर कई सारे इलाकों में सीमांकन जो हुआ है वो नदियों के द्वारा हुआ है। नदी बीच से बह रही, उसके एक तरफ एक देश है, दूसरी तरफ दूसरा देश है। तो एक इंटरनेशनल लॉ है इसके संबंध में कि अगर दो देशों के बीच में जो सीमांकन हुआ है वो किसी नदी के द्वारा हुआ है, तो सीमा जो होगी वो नदी के बिल्कुल मध्य से मानी जाएगी। कहां से मानी जाएगी? मध्य से मानी जाएगी, बीच से मानी जाएगी। तो कोई वाटर बॉडी अगर बॉर्डर क्रिएट कर रही है दो कंट्रीज के बीच में, तो उस वाटर बॉडी का, वो चाहे नदी हो या कोई और झील हो, उसका जो सेंटर वाला इलाका होगा, बीच वाला जो जगह होगी, वहां से सीमा रेखा गुजरती हुई मानी जाएगी। तो उसी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से 1914 में जो मैप बना उसमें सरक्रीक के बीच से सीमा रेखा खींची गई, और इसी के आधार पर भारत क्या है, अपना दावा करता है। इसी के आधार पर भारत अपना दावा करता है। अगर हम देखें तो ये वही लाइन है जिसको भारत मान रहा है, जो यहां पर इसके ठीक बीच से जा रही है ना। देखिए, बीच से जा रही है कि नहीं जा रही है? इस वाटर बॉडी के ठीक बीच से जा रही है। दिख रहा है ना आप लोगों को? यही इंटरनेशनल लॉ बोलता है कि वाटर बॉडी के बीच से एक काल्पनिक रेखा मान ली जाए और इसी को बॉर्डर माना जाए देशों के बीच का। अब इसके बाद क्या होता है, ये 1914 में ये हुआ। 1914 के बाद 1925 में 1925 में, अब जैसा हम लोग को पता है कि आजादी के पहले जब हम देखें तो ये गुजरात और जो ये महाराष्ट्र है ये अलग अलग नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे, और इस पूरे इलाके को बॉम्बे कहा जाता था। इस पूरे इलाके को बॉम्बे कहा जाता था। और 1925 में बॉम्बे सरकार ने, जो ब्रिटिश शासन ही एक तरीके से मान ले, उसने एक नोटिफिकेशन जारी की। ये नोटिफिकेशन ही समस्या की असली जड़ है। इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया। भाई नोटिफिकेशन किन परिस्थितियों में जारी की गई थी, क्या कारण रहे होंगे, उनके अंदर हमको नहीं जाना है, लेकिन ये नोटिफिकेशन ने यहाँ पर इसकी जड़ को जन्म दिया। इसमें क्या हुआ, इसमें इस नोटिफिकेशन में जो सरक्रीक है इसकी पूर्वी रेखा को, जो सिंध प्रांत है और जो कच्छ है, इसके बीच की सीमा के रूप में परिभाषित किया। अब यहां पर दो चीजें आ गई। पहली चीज तो ये है कि जो मैप बनाया गया, उस मैप में
उस मैप में, सेकंड, इसके बीच को सीमा माना गया मैप में। लेकिन उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुई 1925 में, और उस नोटिफिकेशन में ये जो सरक्रीक है इसकी पूर्वी रेखा को सीमा माना गया। तो ये सरक्रीक की क्या हो गई, लाल इंक से जो आपको देख रहे हैं, ये सरक्रीक की पूर्वी रेखा। तो अब यहां पर एक ही सरकार के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही दो सीमाएं परिभाषित कर दी गई। 1914 में जो मानचित्र बनाया गया उसके हिसाब से ये सीमा है, और 1925 के नोटिफिकेशन ने इसको सीमा के रूप में परिभाषित, ठीक है, इसको सीमा के रूप में परिभाषित किया। अब भारत जो है वो भारत इसको मानता है, 1914 के मैप के आधार पर जो सीमा निर्धारित की गई उसको मानता है। और पाकिस्तान जो है वो 1925 में नोटिफिकेशन के द्वारा जो सीमा निर्धारित करी गई उसको मानता है। क्लियर, ठीक है। अब ये चीज पाकिस्तान जब नहीं बना तब तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद 1947 में होता है भारत का विभाजन। और यहां मैं लिख देता हूं, 1914 के जो मैप है उसकी सीमा रेखा को इंडिया मानता है, और 1925 के नोटिफिकेशन को पाकिस्तान मानता है, क्योंकि इसके हिसाब से भारत के पास ज्यादा जगह आ रही है और उसके हिसाब से पाकिस्तान के पास ज्यादा जगह आ रही है। और ये इलाका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी देखें। तो 1947 में जब ब्रिटिशर्स हमको स्वतंत्रता मिलती है तो भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए देश उभर कर, दो इंडिपेंडेंट देश उभर के आ जाते हैं। और अब यहां पर आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत के बीच में सीमा रेखा खींचने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम है रेडक्लिफ आयोग। और रेडक्लिफ आयोग के नाम से यहाँ पर जो पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा है उसको खींचा जाता है, जिसका नाम होता है रेडक्लिफ लाइन। क्या नाम है उसका, रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका पूरा नाम था सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। अब ये रेडक्लिफ लाइन जब खींची जाती है तो हम लोगों ने पहले ये बात की है एक बार कि रेडक्लिफ जो है वो बहुत जल्दबाजी में, आयोग जो है वो जल्दबाजी में सीमांकन करता है, और कई कई जगह पर तो वो ऑफिस में बैठ के ही लाइन खींच देते हैं, जिससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि एक गांव आधा भारत में आ गया, आधा पाकिस्तान में चला गया। एक आदमी के आधे खेत भारत में आ गए, आधे पाकिस्तान में चले गए। किसी किसी के तो मकान आधा भारत में आधा पाकिस्तान में चला गया। ऐसा इन्होंने काम किया था रेडक्लिफ ने। और इन्होंने जब ये सीमा रेखा खींची तो बेसिकली अपना जो कंसंट्रेशन किया वो पंजाब और बंगाल के सीमांकन पे कंसंट्रेशन किया। सरक्रीक क्योंकि एक दलदली क्षेत्र है, लगभग उस समय ना की आबादी वाला क्षेत्र था, दलदली इलाके में, और ऐसी परिस्थिति वाले इलाके में कौन रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने उस क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी, और यहाँ का जो सीमांकन है वो सीमांकन रेडक्लिफ आयोग के द्वारा भी बहुत ही ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया। यानी कि ये विवाद जो खत्म हो सकता था इंडिपेंडेंस के समय रेडक्लिफ की थोड़ी सी जागरूकता की वजह से, थोड़ी सी अपने काम में बेहतरी की वजह से, वो नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा ध्यान पंजाब और बंगाल के विभाजन में लगाया जो पॉपुलस इस जगह थी। और सरक्रीक वाले इलाके में सीमांकन करते समय इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिससे यहाँ का जो सीमांकन है वो स्पेसिफिकली ठीक से नहीं हो पाया। अब होता क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है यहाँ पर। अब जब यहाँ पर सीमांकन नहीं ठीक से हो पाया तो ये इलाका क्या हो गया, एक विवादित क्षेत्र बन गया, विवादित क्षेत्र बन गया। और दोनों ही देश अपने अपने दावों के आधार पर इस जगह पर अपना अधिकार जताने लगे। ठीक, 1950 में ये जो मामला है ये तूल पकड़ता है, और दोनों ही देश इस इलाके पर अपने अपने जो सीमांकन है, अपने अपने जो डिमार्केशन है उसके दावे अब प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 1965 का युद्ध होता है।
1965 की भारत पाकिस्तान वार होती है। और ये जो भारत पाकिस्तान वार 1965 वाली है, ये कच्छ के इलाके में भी होती है। और उस वार के समय भी जो सरक्रीक था वो एक विवाद का मुद्दा बना हुआ था। 1965 के युद्ध के बाद एक समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या नाम है उस समझौते का, पता है किसी को? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, शास्त्रीय नहीं। जी, ताशकंद समझौता होता है। लाल बहादुर शास्त्री थे जहां पर उनकी मौत हो जाती है, ताशकंद में। और इस समझौते के अंतर्गत जो ताशकंद समझौता होता है 1966 में, बेसिकली युद्ध के बाद, तो यहाँ पर दोनों देश इस समझौते में जो विवादित क्षेत्र हैं उनके समाधान के लिए टेबल टॉक, यानी कि वार्ता के लिए सहमत हो जाते हैं, वार्ता के लिए सहमत हो जाते हैं। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री की फिर मौत हो जाती है और पाकिस्तान सहमत तो हो जाता है, करता कुछ नहीं। फिर उसके बाद अगला वार होता है 1971 का, भारत और पाकिस्तान के बीच। 1971 का जो वार होता है, बेसिकली इसको हम लोग बांग्लादेश वार के नाम से जानते हैं। तो यहां पर बेसिकली जो मेन फोकस था इस वार का वो तो था बांग्लादेश, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन यहां पर जो सरक्रीक का जो इशू था, ये यहां पर भी हमारा उभरा था। सरक्रीक का जो इशू था वो इस वार में भी उभर के सामने आया था। और इस वार के बाद दोनों देशों के बीच में होता है शिमला समझौता। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में 1972 में ये शिमला समझौता होता है। और इस शिमला समझौते में इन सभी विवादित क्षेत्रों, जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, इनके लिए शांतिपूर्ण समाधान, बायलैटरल टॉक्स, कल बात की थी हम लोगों ने, द्विपक्षीय बातचीत का रास्ता दोनों देश मिलकर निर्धारित करते हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण समाधान के बारे में बात की गई थी इसमें, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान होता नहीं है। 1974 में एक ज्वाइंट कमीशन बनाया जाता है। 1974 में एक ज्वाइंट कमीशन बनाया जाता है। इस ज्वाइंट कमीशन का जो उद्देश्य था, ज्वाइंट कमीशन बोले तो संयुक्त आयोग, और इस ज्वाइंट कमीशन का जो उद्देश्य था वो था सरक्रीक का जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, उसको सुलझाना। ये जो ज्वाइंट कमीशन होता है ये सर्वेक्षण करता है, इस इलाके का सर्वेक्षण करता है और सीमांकन, यानी कि जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के डिमार्केशन की प्रयास करता है, सीमांकन का भी प्रयास करता है। लेकिन प्रयास तो खूब करता है, लेकिन यहां पर भी कोई ठोस जो सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन जो है, ठोस समाधान नहीं निकलता। ठोस समाधान यहां पर भी कोई भी नहीं निकलता। यहां तक सारी चीजें क्लियर? सर ये सर्वेक्षण के नीचे क्या लिखे हैं? सर्वेक्षण और सीमांकन। ओके सर। सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयास करता है, कोशिश करता है, लेकिन कोई भी ठोस जो समाधान है वो वहां पर नहीं निकल पाता। ठीक है पवन जी, आगे यस चले। सर। उसके यस सर। बाद यहाँ पर ये जो विवाद है उसको सुलझाने के प्रयास किए जाते हैं और आगे भी 1997 में यहाँ पर दोनों देशों के बीच में मीटिंग्स होती हैं, टॉक्स, यानी कि
वार्ताएं होती हैं। ठीक है, दोनों ही देश इस विवाद को सुलझाने के लिए अपनी अपनी जो बातें हैं वो रखते हैं, अपनी अपनी स्थिति है वो स्पष्ट रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो रुख होता है वो अड़ियल होता है। पाकिस्तान का अड़ियल रुख। हम लोग पाकिस्तान को अड़ियल बोल रहे हैं, वहां वाले हम लोगों को अड़ियल बोलते हैं। अड़ियल रुख की वजह से कोई भी परिणाम नहीं निकलता। ठीक। इसके बाद 2007 में भारत और पाकिस्तान के विशेषज्ञ जो हैं वो मिलकर यहाँ पर ज्वाइंट सर्वे करते हैं। संयुक्त। और आपको ये नहीं लग रहा है कि इतने सारे विवादित इलाके हैं, उनमें इतनी कोशिश नहीं करेगी और यहाँ पर बार बार संयुक्त सर्वेक्षण हो रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं, आयोग बनाए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो इलाका है ये नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, बाद में पता चलता है। और जिस भी पर्सन के, जिस भी कंट्री के पास इस इलाके का कंट्रोल हो जाएगा, वो उस एरिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कर सकेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों देश पूरी कोशिश करते हैं समय समय पर कि भाई शांतिपूर्ण जो एक रास्ता है वो निकल आए। और इसी क्रम में 2007 में फिर से एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। लेकिन अच्छा, इस संयुक्त सर्वेक्षण का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि दोनों देशों के बीच में सही बॉर्डर डिमार्केशन पर, यानी कि सही सीमा का निर्धारण करना, सही सीमांकन करना। लेकिन फिर से पाकिस्तान का अड़ियल रुख और फिर से ये जो प्रयास है ये क्या हो जाता है? फेल हो जाता है और कुछ भी नहीं सुधरता। और ये विवाद आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट्स क्या है? इस विवाद के मेन पॉइंट्स क्या है? मेन पॉइंट्स अगर देखें तो इंडिया का जो दावा है, इंडिया का जो व्यू पॉइंट है, तेज तो नहीं जा रहा? नहीं सर। इंडिया का जो व्यू पॉइंट है वो क्या है? इंडिया यहाँ पर 1914 का जो मैप है उसका हवाला देता है। 1914 के मैप का हवाला देता है जिसमें सर क्रीक के बीच से सीमा रेखा निकाली गई थी। और भारत इस पर इतना फर्म क्यों है? भारत इस पर इतना अटल क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जो सीमा रेखा है ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार है ना। क्या था अंतरराष्ट्रीय कानून? कि अगर दो देशों के बीच में कोई वाटर बॉडी है तो उस वाटर बॉडी का जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट को दोनों देशों की सीमा रेखा माना जाएगा। ये इंटरनेशनल लॉ है यहाँ पर। ठीक है, तो भारत का तो ये मुद्दा है। भारत के बाद अगर हम पाकिस्तान का मुद्दा देखें तो पाकिस्तान बेसिकली क्या करता है? अगर किसी को लग रहा है कि तेज जा रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहा है या नोट नहीं हो पाया और मैंने बता दी तो प्लीज मुझे टोक देना, ठीक है? सर एक बार पहले वाला पेज कर दीजिए बस, हाँ। थोड़ा सा। ओके सर। पाकिस्तान का दावा क्या है या पाकिस्तान का व्यू पॉइंट क्या है? पाकिस्तान के पास भी एक मजबूत वजह है, वो 1925 का जो नोटिफिकेशन है वो इस नोटिफिकेशन का हवाला देता है। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में क्या है? इस नोटिफिकेशन में सर क्रीक की पूर्वी तटरेखा को बॉर्डर माना गया और वो कहता है कि इसके हिसाब से जो पूरा सर क्रीक है, जो 96 किलोमीटर लंबा एक इलाका है, ये पूरा सर क्रीक
पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान कहता है। ठीक है, क्लियर। दूसरी पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो सरक्रीक है, सरक्रीक का जो सीमांकन है, सरक्रीक का जो डिमार्केशन है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये इंडिया और जो पाकिस्तान है इनके बीच की समुद्री सीमा को भी प्रभावित करता है। समुद्री सीमा को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि फिर जो बेस लाइन होगी, हम लोगों ने पढ़ा था ना, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक हमारा पूरा अधिकार, फिर बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक हमारा क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो अगर अगर हमारी बेस लाइन ही पीछे खिसक गई तो आगे का जो समुद्री सीमा है हमारी, वो समुद्री सीमा भी तो प्रभावित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, यही चीज पाकिस्तान के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी पीछे खिसक जाएगी तो उसकी भी समुद्री सीमा प्रभावित हो जाएगी। तो ये जो है ये दोनों ही देशों के बीच की समुद्री सीमा को प्रभावित करता है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो सरक्रीक का इलाका है, इस सरक्रीक के इलाके में बहुत सारे, अभी पता चला है कि बहुत सारा रिजर्व है। किस चीज का, नेचुरल गैस का और पेट्रोलियम का। ज्योग्राफी में मैंने बताया था कि ये वो इलाका है जहां पर भूगर्भीय हलचल बहुत सारी हुई थी, और उस भूगर्भीय हलचल की वजह से यहाँ पर जो जमीन थी वो पलट गई, दब गई, और जो भी वेजिटेशन यहाँ पर था वो सब नीचे दब गया। और लंबे समय के बाद दबाव से, प्रेशर से, टेम्परेचर की वजह से वो धीमे धीमे पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका हम लोग देखते हैं कच्छ की खाड़ी में भारत के बहुत सारे अभी भी पेट्रोलियम के रिसोर्सेज हैं, और सरक्रीक में भी ये मिला है। इसीलिए दोनों ही देश इस इलाके पर अपना जो प्रभाव है वो कम नहीं होने देना चाहते हैं, और दोनों ही देश इस इंपॉर्टेंस की वजह से सरक्रीक को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो इंडिया पाक समुद्री सीमा को प्रभावित करता है, और इस समुद्री सीमा में प्रचुर तेल और नेचुरल गैस के भंडार यानी कि रिजर्व्स पाए गए हैं। और इसके अलावा और भी रिजर्व क्या है, प्रोबेबल है, संभावित। इससे क्या हो जाता है, ये इलाका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, क्लियर। दूसरी बात मैंने बताई थी कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो किसी भी देश की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का होता है। तो मैंने बताया कि अगर ये बेस लाइन पीछे खिसक जाएगी, अभी भारत की बेस लाइन सरक्रीक के बीच से है, अगर ये पीछे खिसक जाएगी तो ये और पीछे हो जाएगा, तो इतना इलाका यहां से भी पीछे आ जाएगा। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया का, वो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन श्रिंक हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, जिससे कि इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉइटेशन है, उन रिसोर्सेज का जो भी दोहन है, वो भारत नहीं कर पाएगा, और वो किसके हाथ में चला जाएगा, पाकिस्तान के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि इस क्षेत्र का सीमांकन दोनों देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा निर्धारित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसमें किसी देश का ईईजेड के संसाधनों पर
स्पेशल राइट होता है। पॉइंट सारे क्लियर हो रहे हैं ना आपको? ठीक है ना? कोई चीज जो समझ में ना आई हो इस पॉइंट पे अभी तक, यहां तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा? तो सर समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इस विवाद की इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आपकी शुरू हो रही है। इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस हम विवाद की बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंस हम सरक्रीक की भी बोल सकते हैं। महत्व, महत्व क्या है? सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस या सामरिक महत्व। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और सामरिक महत्व क्या है? पहली चीज तो ये जो इलाका है ये कच्छ के रण के पास है, ठीक है। प्लस इसकी सिचुएशन ऐसी है और इसकी बनावट ऐसी है कि ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों देशों के बीच में इस इलाके में संघर्ष भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत लंबे समय से विवादित है। इसलिए भारत के लिए इसकी बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, वह है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस या प्राकृतिक संसाधन। पहली चीज, ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स यहां पर हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो ये इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी देश का अधिकार होगा उस देश के पास इन ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स का भी अधिकार चला जाएगा। प्लस समुद्री संसाधन है यहाँ पर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मछली पालन, फिशिंग वगैरह, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आय का साधन है। स्थानीय लोगों के लिए आय का साधन है, रोजगार का साधन है, ठीक है। आगे चले। इसके अलावा एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय महत्व, पर्यावरणीय महत्व क्यों? दलदलीय इलाका है, मार्शी इलाका है, ठीक। दलदली इलाके में क्या उत्पन्न होते हैं? मैनग्रोव्स उत्पन्न होते हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इसलिए यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी सुरक्षा और संरक्षा जरूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कोई संघर्ष होता है, कोई विवाद होता है, कोई सैन्य गतिविधि होती है, तो सीधे सीधे इस इलाके को मैनग्रोव्स पर, इस इलाके की जो बायोडाइवर्सिटी है उस बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, यानी कि जो प्रवासी पक्षी हैं वो प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो ये भी इसको इकोलॉजिकली एक बहुत सेंसिटिव एरिया बनाता है, ठीक है।
तो इस इलाके के इकोलॉजी को कंजर्व करने के लिए जरूरी है कि यहाँ के विवादों का हल निकाला जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अगर कोई भी यहाँ पर कोई सैन्य गतिविधि होती है, कोई भी यहाँ पर अगर संघर्ष होता है, तो उसका जो परिणाम है वो हमारे साथ साथ इन जीव जंतुओं को भी झेलना पड़ेगा, पारिस्थितिकी प्रभावित होगी। तो धरती केवल हमारी थोड़ी ना है, इस धरती उनकी भी है जिनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, तो उनको भी नुकसान इसका होगा। तो इसलिए पर्यावरण की संरक्षा के लिए भी जरूरी है कि इसका जो समाधान है वो जल्दी से जल्दी किया जाए और उचित किया जाए। ठीक, क्लियर? जी सर। अब इसके बाद यहाँ पर समाधान के क्या प्रयास किए गए। ऊपर तो हम लोगों ने देखे, लेकिन अब स्पेसिफिकली देख लेते हैं। वो तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था, समाधान के प्रयास किए गए। तो हम जो ऊपर हम लोगों ने लिखा था कि ज्वाइंट कमीशन बनाया गया, ज्वाइंट सर्वे सर्वे के लिए किया गया, वो भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज की इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए कई दौर यानी कई राउंड्स की टॉक्स यानी कि वार्ताएं हुई। कई राउंड्स की यहाँ पर वार्ताएं दोनों देशों के बीच में हुई। क्लियर? ठीक है, लेकिन जैसा हम लोगों ने पढ़ा, कोई ठोस समाधान इन वार्ताओं का नहीं निकला। कोई भी ठोस समाधान इन वार्ताओं का नहीं निकला। 1965 71 के जो युद्ध हैं, मैंने शायद पीछे 62 लिख दिया था युद्ध का, इसको ठीक कर दीजिएगा। युद्ध के बाद ताशकंद समझौता और शिमला समझौता क्रमशः यानी कि रेस्पेक्टिवली के अंतर्गत भी यहां पर बातचीत हुई, और ये भी क्या हुई, असफल रही। ये भी असफल रही। ठीक, फिर जो हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि जो संयुक्त सर्वेक्षण हुआ, संयुक्त आयोग बना, वो भी हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों देशों ने संयुक्त सर्वेक्षण और तकनीकी जो स्टडी है उसको करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और उसके बाद अभी भी कुछ साल पहले फिर से एक संयुक्त सर्वेक्षण की बातचीत यहाँ पर हुई, लेकिन फिलहाल अभी कोई सहमति नहीं हो पाई इस बारे में, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हो गई जिनकी वजह से दोनों के देशों के बीच में जो सहयोग होने की शुरुआत हो रही थी, वो सहयोग होने की शुरुआत जो है वो हाल्ट कर गई। जैसे उड़ी है ना, जैसे पुलवामा अटैक हो गया बीच में, ठीक है। उसके पहले पाकिस्तान ने जो 2008 में कसाब वाला हमला करवाया था। तो ये चीजें बीच बीच में आती गई, जिस वजह से 2007 के बाद कोई भी प्रगति इस मामले में नहीं हो सकी, क्योंकि वो दोनों देश कोऑपरेट इन घटनाओं के बाद, खासतौर से भारत कोऑपरेट नहीं कर रहा। क्योंकि भाई पहले आप आतंकवाद, हम लोगों ने कल देखा था ना कि उसने कहा कि भाई जब तक आप आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे, हम किसी भी मुद्दे पर आपसे कोई भी बात नहीं करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था जब पुलवामा का हमला हुआ था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहाया जा सकता, या तो खून बहा लो या तो पानी बहा लो। उन्होंने इंडस जो ट्रीटी है उसके कंटेक्स्ट में ये बात कही थी। ठीक, दोनों देशों के बीच में पाकिस्तान ने इस मुद्दे का भी इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश, उसने एक सुझाव दिया
कि भाई जब हम दोनों देश मिलकर इन सब चीजों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो मामले को ले चलते हैं कहाँ? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ले चलते हैं। लेकिन भारत का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत इन सब मामलों में किसी भी तीसरी बॉडी को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारत यहाँ पर सभी मुद्दों को बायलैटरल टॉक्स के द्वारा सुलझाने की कोशिश करना चाहता है। साथ ही शिमला समझौते में ये दोनों के बीच में सहमति हुई थी कि हम भाई बायलैटरली सारे मुद्दों को सुलझाएंगे। तो अगर वो इस तरीके से कहीं और लेके जाने को तैयार हो जाता है तो सीधे सीधे शिमला समझौते की कंडीशंस का उल्लंघन हो रहा है। और भारत अपने नेशनल सेंटिमेंट्स की वजह से, पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हमारे देश की हैं, जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, जहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे देश के अंदर उसकी छवि खराब हो, प्रो पाकिस्तानी उसका स्टैंड समझ में आए, या ऐसा लगे कि वो अब झुक रही है दूसरे दुश्मन देश के सामने, ऐसा उसकी इमेज ना बने, इसलिए भी यहाँ पर भारत कभी भी बायलैटरल टॉक्स के अलावा किसी और मीडिएशन या किसी और बॉडी के पास इस चीज को ले जाने के लिए सहमत नहीं होता। तो यहाँ पर भारत के सहमत होने की ना होने की वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी ये मामला नहीं जा रहा है। ठीक है। तो वर्तमान जो स्थिति यहाँ पर बनी है वो ये बनी हुई है कि सर्करीक का जो विवाद है वो अभी भी अनसुलझा है और समय समय पर बातचीत होती आई है और होती रहनी चाहिए, लेकिन कोई भी ठोस समाधान अभी तक नहीं निकला है और मामला इस जगह पर तनावपूर्ण बना हुआ है अभी भी। और ये तनाव जो दोनों देशों के बीच का है वो, क्योंकि हमारे दोनों देशों के बीच की जो डायनेमिक्स है, हमारे दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो ऐसे हैं जो कभी भी एस्केलेट कर जाते हैं और कभी भी एस्केलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो टेरिटोरियल जो स्टेबिलिटी है, जो क्षेत्रीय स्थिरता, इस क्षेत्रीय स्थिरता पर भी क्या असर पड़ता है। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर कभी इस पर सवाल आए तो ये सब बातें जो मैंने बोली इसको एंडिंग में आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही संवेदनशील सीमा विवाद है और जिसका जो समाधान है वो विश्वास और सहयोग से ही किया जा सकता है, आपसी बातचीत से ही किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो टेरिटोरियल जो स्टेबिलिटी है, जो पीस है, क्षेत्रीय स्थिरता है, शांति है, वो बनी रहे। क्योंकि ये जो जगह है ऐसी है जिसकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है, तो जितना जल्दी इसका समाधान हो जाएगा उतना ही दोनों देशों के हित में ये रहेगा। ठीक, कोई डाउट यहाँ पर? बहुत तेज तो नहीं चले गए हम लोग? नो सर। ठीक है, तो नोट किया है आप लोगों ने? यस सर। एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पढ़ लिया आप लोगों ने? कोई डाउट तो नहीं? नीरू जी क्लियर है? जी सर। लक्ष्मणकर जी? सर एकदम क्लियर है, पहले भी क्लियर है ठीक है, और क्लियर हो गया। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो भूल गए थे, दिमाग में नहीं थे, वो भी आ गए। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक की। बहुत ही हॉट टॉपिक है, उसका नाम है सियाचिन। किसी को पता है सियाचिन भारत और पाकिस्तान में विवाद की वजह क्यों है? ये भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। हाँ जी बोलिए। रणनीतिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हाँ क्योंकि ये सबसे मतलब हाईएस्ट हाँ, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, लेकिन इससे विवाद की बात कैसे हो गई? ये तो इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अभिषेक जी कुछ कहेंगे? हाँ बोलिए तो जी। सर ज्यादा नहीं पता इसमें सर। सीज लाइन फायर से रिलेटेड सर इशू था कोई? हाँ देखिए, जहां पर भी बॉर्डर डिस्प्यूट होगा वहां पर बॉर्डर से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जरूर होगा। बॉर्डर का डिमार्केशन सही से नहीं किया गया होगा, इसीलिए तो डिस्प्यूट है।
है ना। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना पड़ेगा समझने के लिए कि डिस्प्यूट आखिरकार राइज कैसे हुई। तो ये भी बेसिकली एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ज्यादा, जैसे वो दलदली इलाका था, ये तो ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही जटिल इलाका है, या बहुत ही, अगर हम देखें तो जियोग्राफिकली, भौगोलिक रूप से बहुत ही ज्यादा कठिनाई वाला इलाका। कोई भी यहाँ पर रहता नहीं होगा। क्या लोग यहाँ पर घर बना के रहते होंगे? नहीं रहते होंगे। तो जब सीमा निर्धारण हो रहा होगा तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई होगी, है ना। और इस वजह से आज जब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है तो वहां पर दोनों ही देश इसको अपने अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम मैप में देख के इसकी इंपॉर्टेंस को और समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली अगर देखें तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, जो कहां पर स्थित है? काराकोरम रेंजेस में, ट्रांस हिमालय रीजन में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी लंबाई 76 किलोमीटर के आसपास और चौड़ाई 10 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 760 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, ठीक। जियोग्राफिकली देखें तो ये कहां पर आता है? भारत के लद्दाख और पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान के बीच। अब पीओके कहने को तो हमारा, लेकिन कब्जा करके कौन बैठा है? पाकिस्तान, है ना। गिलगिट बाल्टिस्तान के बीच में है, और इसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो समुद्र तल से 5400 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। समझ लेते हैं एक चीज हम लोग यहाँ पर। चलते हैं सियाचिन। अगर हम थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां पर देखें तो ये तो मैप है पूरा इंडिया का, और गूगल को बड़ी फटकार लगी थी, तब वो सुधारा, नहीं तो वो ये इलाका इतना पाकिस्तान में दिखाता था, ठीक है। ये पीओके है, और ये बेसिकली ये वाला इलाका अक्साई चीन है। और यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो इलाका है, ये है सियाचिन। ये इलाका क्या है? सियाचिन, ठीक। जहां पर नुब्रा नाम की एक नदी भी बहती है, नुब्रा रिवर भी बहती है, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट है इस जगह पर, जिस पॉइंट का नाम है NJ984, ठीक। आप चाहे तो मैप में बना सकते हैं। मैप कैसे बनाएंगे? रफली बनाएंगे, ठीक। इसमें यहाँ पर ये आपका पीओके हो जाएगा, ये आपका अक्साई चीन हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरा इलाका आपका रफली सियाचिन है, और ये जो जगह है
ये आपका है पॉइंट NJ984। ठीक है, बना लेंगे ये मैप। जी सर। मैप को जब भी बनाएंगे एग्जाम में भी, तो नीचे लिखेंगे जरूर कि ये क्या है, ये है लोकेशन ऑफ सियाचिन। ठीक है, प्रॉपरली डिमार्केट भी करेंगे मैप को, अदरवाइज मैप बनाने का ऑब्जेक्टिव बेकार हो जाता है। ठीक, जरूरत भर की सारी इंफॉर्मेशन मैप में दिखाएंगे। तो अगर आपने इसको बना लिया है तो हम लोग बदलें। चलें वापस। यस सर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों ने इसकी लोकेशन देखी। सर पॉइंट का क्या नाम बताए थे? पॉइंट का नाम था NJ984। ओके कि क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग अभी समझे। ठीक, अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब 1947-48 में पाकिस्तान ने कबायली हमला किया था, तो कबायली हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते का नाम क्या था बताइए, देखें किसको याद। अभी मैंने कल बताया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो हरि सिंह के साथ हुआ था ना, पाकिस्तान के साथ थोड़ी ना हुआ था। पाकिस्तान। अरे भाई, कल की क्लास में सब लोग थे ना, अभिषेक जी को छोड़ के, और बाकी लोगों को तो पता होगा। नहीं पता? क्या समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947-48 की वार के बाद? कराची समझौता। याद आया? जी सर। बताया था ना? सर ध्यान नहीं आया सर। लेकिन बताया था कि नहीं बताया था? सर ये ध्यान नहीं आ रहा है, हमने बताया था कि नहीं बताया ठीक है, ये क्या बोल रही है? शायद ये नहीं बताया था। मैं अभी आपको भेजूंगा, देखिएगा। नहीं बताया कोई बात नहीं, अब बता दिया, लेकिन उसमें मैंने बताया, देखिएगा। ठीक है, तो ठीक है। हाँ हाँ, कराची समझौता हुआ था 1949 में। और 1949 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की, संयुक्त राष्ट्र की जो मीडिएशन होती है, उसके बाद ये समझौता होता है। और यहाँ पर इस समझौता, जब मैंने आपको सीज फायर लाइन बताई थी ना, सीज फायर लाइन, तब मैंने इसके बारे में बताया सर ये तो बताया था। था। हाँ, तो सीज फायर लाइन यहाँ पर डिसाइड की जाती है, और यहाँ पर जब ये सीज फायर लाइन खींची जाती है 1949 में, तो मैं वापस मैप पे चलता हूँ एक बार। और जब ये सीज फायर लाइन खींची जाती है, तो ये जो सीज फायर लाइन है, पाकिस्तान के कब्जे में ये इलाका था, और ये सीज फायर लाइन यहां से खींची जाती है, और ये सीज फायर लाइन यहां से खींचते 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 यहां तक लाके बंद कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके आगे ग्लेशियर था, और ग्लेशियर तक जाना उस समय उन लोगों ने सही नहीं समझा। और ये लिखा गया डॉक्यूमेंट में कि जहां पर इस पॉइंट को नाम दिया गया NJ9842। तो ये कहा गया कि भाई ये सीज फायर लाइन यहां से शुरू होती है, और ये NJ9842 पॉइंट तक जाती है, और उसके बाद जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर के उत्तर तक भारत की सीमा तक चली जाती है। इसके आगे डिफाइन नहीं की गई खींच के, बल्कि ये कहा गया कि इसके आगे उत्तर में ग्लेशियर के आगे तक जाती है। यानी कि एक्चुअल लाइन तो यहां तक मैप में अवेलेबल थी, उसके बाद का ग्लेशियर में आगे तक चली गई। तो ये जो इसके आगे का इलाका है, ये जितना आगे का इलाका है, ये आगे का इलाका डिफाइंड नहीं हुआ। यहां तक डिफाइन हो गया NJ9842 पॉइंट तक, और उसके बाद ये आगे का इलाका डिफाइन नहीं किया गया कराची समझौते में, क्योंकि ग्लेशियर था और उस समय इन लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं समझी होगी इसकी। तो यहाँ पर कराची समझौते में क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कि 1949 में जब संयुक्त राष्ट्र, बता रहा हूं, 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मीडिएशन के बाद
भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सीज फायर होता है, युद्ध विराम होता है, और तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में कराची समझौता होता है, और इस कराची समझौते में एक सीज फायर लाइन या युद्ध विराम रेखा खींची स्थापित की जाती है, एस्टैब्लिश की जाती है, जो सियाचिन ग्लेशियर के सीज फायर लाइन, जो सियाचिन ग्लेशियर के सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिणी बिंदु तक डिफाइंड थी। और सियाचिन ग्लेशियर का जो दक्षिणी बिंदु था, इसी को नाम दिया गया NJ984, NJ984। और उसके बाद कराची समझौते में लिखा कि ये जो सीज फायर लाइन है, ये पॉइंट NJ9842 से ग्लेशियर के नॉर्थ यानी कि उत्तर तक जाती है। ये लिखा तो गया, लेकिन उसका एक्चुअल कोर्स क्या होगा ये डिफाइन नहीं किया गया, और कहां तक जाएगी ये भी डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, क्लियर? तो विवाद की शुरुआत कहां से हुई ये आपको समझ में आ गया? जी सर। ठीक, अब इसको हम लोग चेंज करते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में अब ये 1949 से समस्या इस इलाके में शुरू हो गई, बीज बो दिया गया। ठीक, 1950 से 70 तक, 1949 में ये हुआ, 1950 से 1970 तक यहां पर कोई गतिविधि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये इलाका बिल्कुल खाली, निर्जन, ठंडा, बर्फीला और मानव के किसी भी प्रकार की गतिविधि के लायक नहीं था। तो 1950 से 1970 तक कोई गतिविधि नहीं हुई, बहुत दुर्गम इलाका था। ये जो नासूर है ये दर्द करना शुरू कब करता है? ये दर्द करना शुरू करता है 1970 से। 1970 का जो डिकेड है, 1970 का जो दशक है, कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि उनको जाना है ऐसी जगह जहां कोई नहीं जा पाता। वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगे, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगे, वो ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई नहीं जा पा रहा, जिससे कि उनका रिकॉर्ड बने। तो ऐसे ही कुछ सिरफिरे लोग थे, कुछ सिरफिरे पर्वतारोही थे जो सियाचिन जाने की ठानते हैं, और वो जो पर्वतारोही हैं वो अब सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं। इन सियाचिन ग्लेशियर में इन पर्वतारोहियों के साथ कुछ ऐसे भी थे लोग जो कार्टोग्राफर्स थे। कार्टोग्राफर जानते हैं कौन होते हैं? जो मैप मानचित्र बनाते हैं। जो मानचित्र बनाते हैं, जो मानचित्र बनाते हैं। तो इन पर्वतारोहियों के साथ ये कार्टोग्राफर जाते हैं, सियाचिन पहुंचते हैं, अपना एडवेंचर पूरा करते हैं। यहीं तक ये एडवेंचर रखते तो काम चल जाता, लेकिन ये लोग आते हैं और अब आके यहाँ का मानचित्र बनाकर उसको सर्कुलेट करना शुरू करते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये सियाचिन को अपने मैप्स में पाकिस्तान का पार्ट दिखा, अपने मैप्स में पाकिस्तान का पार्ट दिखाते हैं। समस्या यहां से शुरू होती है। भारत ये कहता है भाई हमारी जमीन भले ही बंजर हो, हम दोस्तों को क्यों दे दें? होता है कि नहीं होता है? गांव में तो सर फूट जाते हैं इसी मामले में, है ना? तो हमारी जमीन भले ही बंजर है, हम भले ही दुर्गम है, भले ही खराब है, लेकिन है तो हमारी, हम पाकिस्तान को क्यों दे दें? तो भारत यहाँ पर अब आपत्ति करता है कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो सियाचिन हमारा इलाका है, पाकिस्तान के मैप में पाकिस्तान के हिस्से में क्यों दिखा रहे हैं? भारत को यह आपत्ति होती, पाकिस्तान खुश हो जाता है कि ये तो हमारे इलाके में दिखाया जा रहा है। और इसके बीच इसी
इसी मुद्दे पर अब दोनों देशों के बीच में सियाचिन मामले पर तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है, एस्केलेशन शुरू हो जाती है, तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसी बीच होती है वार 1971 वाली। बार बार देखिए शिमला समझौते का नाम आएगा, ठीक है। वार हो जाती है, वार के बाद होता है फिर से शिमला समझौता, और शिमला समझौते में क्या बनाई जाती है, एलओसी इस्टेब्लिश की जाती है ना। 1949 से 1972 तक क्या था, सीज फायर लाइन थी, और 1972 के बाद क्या हो गया, एलओसी हो गई, ठीक। तो यहां पर अब एलओसी बनाई जाती है, लेकिन एलओसी में भी यहां पर आलस है ना, यहां पर भी NJ9842 के उत्तर में जो सीमा है वो डिफाइन नहीं की गई, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि CFL को ही लगभग एज इट इज उठा के एलओसी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो यहां पर फिर से क्या हुआ, यहां पर फिर से इस समझौते में सियाचिन ग्लेशियर के उत्तरी क्षेत्र की स्थिति को लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं आ पाती, ठीक है, जिससे जो विवाद की स्थिति है वो लगातार क्या होती है, बनी रहती है, ठीक, विवाद की स्थिति लगातार बनी रहती है। अब इसके बाद क्या होता है, भारत ये चाहता है कि भाई इस इलाके को हम अपने कंट्रोल में रखें, इस इलाके को हम अपने कंट्रोल में रखें, और वो सियाचिन के इलाके पर अपना पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए 1984 में एक ऑपरेशन शुरू करता है, जिसका नाम होता है ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत। 1984 में वो ऑपरेशन मेघदूत शुरू करता है, और इस ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत वो सियाचिन के इलाके में कब्जा कर लेता है, ठीक। ये ऑपरेशन मेघदूत आखिरकार इतने साल तक पड़ा रहा, आखिरकार ये अचानक से मेघदूत शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह खबर मिलती है कि पाकिस्तान इस इलाके पर सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। तो इससे पहले कि पाकिस्तान उस इलाके पर कब्जा कर ले, भारत यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर देता है, और वो सियाचिन की जितनी भी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, बेसिकली कराकोरम जो है माउंटेन रेंज, उसकी सालतोरो जो माउंटेन है, सालतोरो सालतोरो माउंटेन के इलाके में ये हिस्सा आता है, और यहाँ पर जो भारत है वो सियाचिन की जितनी भी इंपॉर्टेंट पीक्स होती हैं और जो ग्लेशियर सियाचिन का है उस पर अपना कब्जा कर लेता है, और इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले क्षेत्र से पाकिस्तान को दूर कर देता है, ठीक। लेकिन अब जब मेघदूत यहाँ पर होता है तो पाकिस्तान भी क्या चुप बैठेगा, वो भी अपनी सेना भेजता है सियाचिन पर कब्जा करने के लिए, लेकिन भारत अपनी सेना यहाँ पर स्थापित कर देता है, और भारत की जो सेना है वो बार बार पाकिस्तान की सेना की सियाचिन में जो एंट्री है उसको रोकने की कोशिश करता रहता है, भगाता रहता है, और बार बार भारत को सफलता इसलिए मिलती है क्योंकि ये जो इलाका है ये बाकी इलाकों से ऊंचाई पर स्थित है, और जब ये इलाका ऊंचाई पर स्थित होता है तो भारत को एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिल जाता है, वही बेनिफिट जो पाकिस्तान को कारगिल के समय मिला था, लेकिन भारत की बोफोर्स तोपों ने उसको नष्ट कर दिया था, उसको नुकसान पहुंचा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद से लगातार यहां पर भारत की सेना बैठी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान मौका मिलते ही इस इलाके पर कब्जा करने के लिए आज भी तैयार है। लगातार दोनों देशों के बीच में स्क्रिमिशेस होती रहती हैं, झड़पें होती रहती हैं, दोनों देशों के सैनिकों की जान जाती है, और भारी जो जान माल का नुकसान दोनों देशों के बीच में होता है, ठीक है। यानी कि ये अगर हम देखें तो जो सैन्य झड़पें हैं इसकी शुरुआत कब से होती है, 1984 में, जब ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारत ने सियाचिन के इलाके पर कब्जा कर लिया था। यहां पर भारत को अपनी सेना स्थापित करने से केवल पाकिस्तान की सेना का सामना ही नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि ये इलाका ऐसा है जो
बहुत ही मतलब हार्श क्लाइमेट वाला है। -55 -100 के आसपास तक भी यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। कभी भी टेम्परेचर यहाँ पर -40 -30 के ऊपर नहीं जाता। ठीक, ये माना जाता है कि जिस भी सैनिक की यहाँ पर तैनाती हो जाती है वो आगे और फिर किसी जगह पर तैनाती के लायक नहीं रह पाता। लेकिन अब तो खैर इतनी भारत ने तरक्की भी कर ली है कि उनके लिए वहां पर तैनाती के लिए गर्म कपड़े, गर्म टेंट और जो सुटेबल जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्लेशियर में सफेद रोशनी हर जगह होती है, उसकी वजह से जो अंधापन आंखों में आ जाता है, खराबी आ जाती है, जो खाने पीने की वहां के लोगों को दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। साथ ही साथ जो हाथ पैर उनके गलने लगते हैं ठंड की वजह से, इस कारण भारत के बहुत सारे सैनिकों की जान बिना युद्ध के भी वहां जाती है। और ये भारत की सेना की सबसे ज्यादा कठोर तैनाती मानी जाती है सियाचिन में। ठीक है, जो तूफान आते हैं वो अलग है, जो हिमस्खलन होता है वो अलग है। ठीक है, और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड तो है ही, ये दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन बैटलफील्ड भी माना जाता है सियाचिन। तो यहाँ पर भारत ने सेना मजबूरी में तैनात तो करके रखी है, लेकिन इसकी भारत को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। वो कीमत क्या चुकानी पड़ रही है, थोड़ा सा रुक के देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या इस विवाद को सॉल्व करने के लिए प्रयास किए गए, है ना। तो विवाद को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए प्रयास प्रयास अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1986 से लेके 2005 तक लगातार हाई लेवल टॉक्स दोनों देशों के बीच होती आई। हाई लेवल टॉक का मतलब होता है उच्च स्तरीय वार्ताएं। उच्च स्तरीय वार्ताएं होती आई हैं। 1986 में हुई, 92 में हुई, 98 में हुई, 2005 में हुई, 2006 में भी हुई। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि 1999 का जो कारगिल वार हुआ था, 1999 का जो कारगिल वार हुआ था, और कारगिल के नजदीक ही है क्या, सियाचिन। तो यहां पर भी टेंशन जो है वो एस्केलेट कर गया था, बढ़ गया था। लेकिन पाकिस्तान कारगिल में ही इतनी बुरी तरीके से हार पाया कि वो यहां पर कुछ कर ही नहीं पाया। 2003 के बाद इस इलाके में दोनों देशों के बीच में हो गया सीज फायर। दोनों ही देशों ने कहा कि भाई हमारे देश की जो सेनाएं हैं उनको बड़ी समस्या उत्पन्न होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में 2003 में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। और केवल सियाचिन में नहीं, भारत और पाकिस्तान की जो पूरी नियंत्रण रेखा है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसमें युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। ये युद्ध विराम कुछ समय तक सक्सेसफुल भी रहा, और सियाचिन के इलाके में जो भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में जो झड़पें होती थी, उन झड़पों में कमी भी आई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती रहती है समय समय पर, समय समय पर वो जो शेलिंग है वो भी करता रहता है, गोलियां भी चलाता रहता है, जिसका हमारी देश की सेना भी जवाब देती है। लेकिन सियाचिन पर अब जैसे पहले लगभग रोज या हर दूसरे दिन झड़पें होती थी सेनाओं के बीच में, अब वो नहीं है। लेकिन फिर भी खतरा है पाकिस्तान के द्वारा इसको ऑक्यूपाई करने का। तो दोनों देशों की सेनाएं भी अभी भी सियाचिन पर तैनात है, पाकिस्तान की भी तैनात है, जहां तक वो पहुंच पाए हैं वहां तक, और भारत की सेना भी वहां पर तैनात है। ठीक, यहाँ पर समाधान के लिए और भी प्रयास किए गए। जैसे ये प्रस्ताव आया, रखा गया कि इस इलाके को असैन्य क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। असैन्य क्षेत्र घोषित करने का मतलब क्या होगा कि भारत भी अपनी सीमा हटा ले और पाकिस्तान भी अपनी सेना हटा ले, और पाकिस्तान भी अपनी सेना हटा ले। तो जब दोनों देशों की सेनाएं हट जाएंगी तो ना भारत को ये खतरा रहेगा कि पाकिस्तान की सेना कब्जा कर लेगी, और ना पाकिस्तान की सेना को खतरा रहेगा कि भारत और अंदर घुस आएगा। तो अगर डिमिलिटराइज्ड एरिया या जोन इसको घोषित कर दिया जाएगा तो
दोनों देशों को जो अपनी सेनाओं की यहाँ पर तैनाती करनी पड़ी है, जो एक्स्ट्रा बर्डन झेलना पड़ रहा है इकोनॉमिकली भी, मैन पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों देशों के बीच में जो अविश्वास है वो इतना ज्यादा है, जो सुरक्षा की चिंता है एक दूसरे को, वो इतनी ज्यादा है कि कोई भी ठोस परिणाम इस प्रस्ताव का नहीं निकला, क्योंकि भारत को ये लगता है कि पाकिस्तान विश्वास के योग्य नहीं है, और हो सकता है हम तो सेना हटा लें, पाकिस्तान जो वेश बदलकर हमला करने पर, छुप के हमला करने पर माहिर है, और जो किसी भी समझौते का पालन नहीं करता है, क्या पता वो इसका भी पालन ना करे और वो सियाचिन पर पूरा कब्जा कर दे। तो भारत भी यहाँ पर इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा है। कोई भी उसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया कि हाँ ठीक है चलो डिमोनेटाइज कर लेते हैं इस एरिया, ठीक है। और ये चीज आप हर जगह लिख सकते हैं सीमा विवाद में, वो भले ही भारत पाकिस्तान का हो, भारत चीन का हो, कि इनसे जो अस्थिरता है क्षेत्रीय वो बढ़ती है, और कभी भी ये यहाँ पर सिचुएशन जो है वो एस्केलेट हो सकती है, जिससे कि दोनों देशों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? नो सर। सर इस क्षेत्र की इम्पोर्टेंस क्या है? पास आ जाते हैं इसी बात को, चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं, इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। चलिए, महत्व क्या है? सबसे इंपॉर्टेंस इसकी वैसे तो कुछ भी नहीं है, बस इस सामरिक महत्व है इसका, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो है, ये भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है। देखा था ना हम लोगों ने, भारत पाकिस्तान और चीन की सीमा पर या सीमा के पास स्थित है, और यहां पर ये तीनों देशों के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस रखता है। तीनों देशों के लिए ये स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम देखें तो ये पीओके है, ये अक्साई चिन्ह है, और ये आपका सियाचिन। ठीक, चाइना का अक्साई चिन्ह वाला इलाका है, पाकिस्तान का ये इलाका है। पाकिस्तान इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है, जिससे कि वो ये पूरा इलाका क्या कर ले, अपने अधीन कर ले। पाकिस्तान के अंदर चला गया तो चाइना का अपने आप हो गया, क्योंकि वो तो उसका पिछलग्गू है। और चाइना भी चाहता है कि भाई इस इलाके पर हम कब्जा कर ले, क्योंकि अगर वो इस इलाके पर कब्जा कर लेंगे तो ये ऊंचाई पर स्थित है, और ये ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से इन सभी देशों को, जिसका भी इस पर कब्जा होगा, उसको बाकी दोनों देशों के जो भी एडवांसमेंट्स हैं उन पर क्या मिल जाती है, बढ़त मिल जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से वो सभी देशों के जो होने वाले एग्रेशन से हैं उन पर बढ़त बना सकता है, उनके जो भी प्रयास है उनको विफल कर सकता है। और दूसरी बात तो ये भी है कि भाई हम अपनी जमीन दूसरे को क्यों दें, ठीक है। वैसी कोई नेचुरल रिसोर्सेज वाली इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बस यही है कि हम दूसरे जो नजदीकी दुश्मन देश हैं उनके ऊपर एक बढ़त बना सकते हैं ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से, प्लस ये जमीन हमारी है तो हम दूसरे को नहीं देंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों तीनों देशों की सीमा पर स्थित है, और जो इस सीमा पर या इस स्थान पर कंट्रोल रखने से भारत को सामरिक दृष्टि से ऊंचाई प्राप्त होती, जिससे वो पाकिस्तान के संभावित, प्रोबेबल, एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड
संभावित हमलों के खिलाफ जिससे उसे सुरक्षा प्राप्त है। ठीक, क्लियर। अब यहां पर इसके डिस्प्यूटेड होने से कुछ मुद्दे उत्पन्न होते हैं। पहला मुद्दा कि बहुत हार्श क्लाइमेट है, बहुत ही विपरीत यहाँ का जलवायु। मैंने बताया था कि सर्दियों में तापमान -50 -60 तक यहाँ तक चला जाता है डिग्री सेल्सियस। और जो सेना है उसको तैनात होने के बाद यहाँ पर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास पीने का पानी भी है तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आप कभी यूट्यूब पर वीडियोस देखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात जो सैनिक हैं वो कभी कभी डालते हैं। उनको अगर ब्रेड भी खानी होती है तो वो इतनी टाइट हो जाती है कि वो दांतों से नहीं कटती, क्योंकि इतनी ठंड है वहां पर। ठीक है, नहाने की दिक्कत, खाने की दिक्कत, हर चीज की दिक्कत वहां पर है, स्वास्थ्य की दिक्कत। हाई एल्टीट्यूड इतना है वहां का कि इतने लंबे समय तक जब वो वहां पर रहते हैं तो एक्लेमेटाइजेशन के बावजूद भी उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्लस वहां पर जो ठंड की वजह से हाथ पैर का गलना वगैरह भी शुरू हो जाता है। तो ये हार्श क्लाइमेट की वजह से जो सेना को समस्या है, एक तो वो ये है। दूसरा, पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जरा सोचिए, बताइए मुझे कैसा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। यहाँ तो कोई मैनग्रोव भी नहीं है। ग्लेशियर ग्लेशियर पिघल रही। ग्लेशियर पिघलेगा भाई, जब कोई ग्लेशियर है और जब वहां पर मानवीय आवागमन हो जाएगा, हेलीकॉप्टर्स भी आएंगे, लोग भी वहां पर रह रहे हैं, तो आग भी जलाएंगे, गोलाबारी भी होगी, तो इससे ग्लेशियर के पिघलने की जो 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 स्पीड है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना। और सियाचिन एक ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर के पिघलने की स्पीड बढ़ रही है। और ग्लेशियर अगर तेजी से पिघलेगा तो सीधी सी बात है, क्लाइमेट चेंज को एक्सिलरेट करेगा। और जो लोकल वहां की इकोलॉजी है, कोई ना कोई इकोलॉजी तो होगी ही वहां पर, कोई ना कोई प्राणी तो पाया ही जाता होगा, भले वो स्नो लियोपार्ड क्यों ना पाया जाता हो, है ना? एक मिथकीय प्राणी है, आपने शायद नाम सुना होगा, येती। सुना है येती का नाम? नहीं सर। नहीं सुना? किसी ने सुना है? सुना है सर, याद नहीं है कि क्या होता है। चलिए इसको सर्च नहीं करिएगा। सर, नहीं सुना। नंदिनी जी, आपने सुना है? मुंह से बोल के बताइए, लिख के नहीं। हिम मानव, है ना। ये एक मिथकीय प्राणी है जो ये माना जाता है कि हिमालयों में रहते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं। और सियाचिन में रहने वाले वहां पर तैनात कुछ सैनिकों ने बताया है कि उन्होंने येती को वास्तविक रूप में भी देखा है। ठीक, तो जो इसको मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये येती है, मिथकीय नहीं है, और ये हिमालय में छुप के रहता है, बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में रहता है, इसीलिए ये किसी को दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन सियाचिन में तैनात कुछ सैनिकों ने कहा है कि हाँ, हमने हिममानव को देखा है, येती को देखा है। आप इसको देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च करके, आप इसको देखिएगा गूगल पर सर्च करके, इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई प्राणी वहां पर रहता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो इकोलॉजी है वो इकोलॉजी भी क्या करेगी, वहां पर नुकसान उसको पहुंचेगा। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टि से भी ये लाभदायक नहीं है। आर्थिक दृष्टि से क्यों लाभदायक नहीं है? क्योंकि दोनों देशों को अपनी सेनाओं की वहां पर तैनाती करनी पड़ रही है। सेनाओं की तैनाती करने की वजह से बर्डन तो पड़ेगा ना।
क्योंकि जब हाई अल्टीट्यूड पर हम अपनी आर्मी के लोगों को वहां पर तैनात करते हैं तो उनको हाई अल्टीट्यूड अलाउंस दिया जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस दिया जाता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी तो कुछ इलाकों के लिए ये आपकी टोटल सैलरी के 60 to 70 to 100% तक भी पहुंच जाता है। प्लस वहां पर झड़प होती है तो गोला बारूद का इंतजाम करना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, वहां पर किसी सैनिक को अगर कुछ हो गया मौसम की वजह से तो उसको जो कंपनसेट करना, तो ये सब चीजें क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, इसलिए हम यहाँ से अपनी सेना को हटा भी नहीं सकते। और ये जो समस्या है ये बड़े लंबे समय से चली आ रही है, जो 1984 के बाद, ऑपरेशन मेघदूत के बाद बिल्कुल ही खतरनाक सिचुएशन पर पहुंच गई थी। और यहाँ पर भी अगर आपसे पूछा जाए कि समाधान कैसा होना चाहिए, तो एक अड़ियल पड़ोसी के लिए समाधान को सजेस्ट करने के लिए जो न्यूक्लियर पावर भी है, हमेशा हम यही सजेस्ट करेंगे कि ये बहुत ही जटिल और संवेदनशील बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिससे जो टेरिटोरियल जो 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 स्टेबिलिटी है, क्षेत्रीय स्थिरता और जो शांति है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसको बनाए रखने के लिए दोनों ही देशों को एक लॉन्ग टर्म और स्थायी समाधान पर काम करने की जरूरत है, जिससे कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सके। इसको चाहो तो नोट कर लीजिए आप, और विवाद से संबंध में जब भी कोई आए तो आप इसको कंक्लूजन के रूप में हमेशा लिख सकते हैं। फिर से बोल दूं क्या, या लिख लिया है आप लोगों ने? नहीं सर, बोल दीजिए सर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे, जो भी विवाद है वो विवाद का नाम लिखते हुए कि ये बहुत ही जटिल और संवेदनशील सीमा विवाद है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को खतरा है। जटिल डैश डैश का नाम, जटिल और संवेदनशील सीमा विवाद है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता, टेरिटोरियल स्टेबिलिटी और पीस को खतरा है। क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनी रहे, इसलिए संबंधित देशों को इस विवाद को सुलझाने के लिए, संबंधित देशों को इस विवाद को सुलझाने के लिए एक दीर्घकालिक, छूट जाए तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, एक दीर्घकालिक और स्थायी समाधान पर काम करना चाहिए, जिससे शांति और स्थिरता बनी रहे, और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सके, चलिए इतना रखते हैं हम लोग, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? और पिछली सर जो क्लासेज है वो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क बहुत खराब है, मैंने बहुत कोशिश करी, बार बार वो अपलोडिंग फेल हो रही है। ठीक है, तो जैसे भी मैं रात को आज कोशिश करूंगा, लेट नाइट को अपलोड हो जाती तो मैं भेज देता हूँ तुरंत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो मेंस का सिलेबस अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सर, एक बार क्या उसको कभी जब भी टाइम होगा डिफाइन कर लेंगे, हाँ जी, क्या बिल्कुल हो गया क्या रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं हम लोग। जी। हाँ जी, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।